सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज का टॉपिक इसमें है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके 6 यूनिट के अंतर्गत आता है प्रचयन विधियाँ, जिसके बारे में आपने पढ़ा है संभावित प्रचयन और असंभावित प्रचयन। सभी स्टूडेंट ने इतना पढ़ा कि यहाँ पे ये संभावित है, ठीक है, संभावित प्रचयन या जो है गैर यादृच्छिक प्रचयन, ठीक है, गैर यादृच्छिक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इतना पढ़ा, ये चारों आपने डिटेल में पढ़ा। अब इसके बाद आपको देखना ये है, ये सब आपने डिटेल में पढ़ लिया है इसको अच्छे से। और इसके बाद आपको देखना है ये असंभाविता यानी कि गैर यादृच्छिक, ठीक है। तो ये हेडिंग्स आपकी हैं, ये अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। और इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लीजिए उदाहरण के तौर पर, ठीक है। उदाहरण आप कह सकते हो या विधियाँ कह सकते हो। आप सभी स्टूडेंट अलग अलग नाम जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अब आप जानते हैं असंभाविता प्रचयन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में जो है नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और गैर यादृच्छिक बोलते हैं। और अभी हमने आपको बहुत सारे नाम बताए, तो इसी प्रकार से यानी कि गैर प्रायिकता या जो है आप जिस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन से नेम होते हैं, अदर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे असंभाविता प्रचयन, जब यानी कि जब जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श नमूने में सम्मिलित किए जाने की संभाविता ज्ञात नहीं होती है। कहने का मतलब है कि ज्ञात नहीं होता है, यानी कि जब आप प्रतिदर्श आपको लेना होता है तो आपको पता नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी बात करी गई है यहाँ पे, नमूने में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती, यानी कि आपको नमूना लेना है तो आपको पता नहीं है कि कहाँ से हमको कितना नमूना लेना है, मतलब, ठीक है, किस जनसंख्या से लेना है। जैसे कि संभाविता के अंतर्गत जैसे कि आपको पता था कि जैसे कि ये आपका हो गया, ठीक है, इसे कि ये क्लासरूम है, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन क्लासरूम है, यहाँ से आपने ले लिया। या जैसे कि हमने बताया था कि जो है जैसे मिठाई है, ठीक है, नहीं ये नमूना नहीं हो सकता, जो ये हम आपको बताना इस प्रकार से नहीं, ये स्कूल वाला है, ये इस प्रकार से, इसमें से आप जो आप जानते हैं कि इसमें 100 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये आपका संभाविता हो गया, ठीक है। इसमें सभी को जो है चुने जाने की संभावना होती है, जितने स्टूडेंट हैं इसके अंतर्गत सभी को चुन सकते हैं, या कोई वस्तु हो सकती है, घटना हो सकती है। और जो ये असंभाविता होती है इसमें कोई जो है संभावना नहीं। यहाँ पे देखिए, सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है, तब असंभाविता प्रतिचयन करना पड़ता है, ठीक है। जब जो है कोई मतलब संभावना नहीं है, ठीक है, तब आपको असंभाविता प्रतिचयन जो है सैम्पलिंग करना पड़ता है आपको। इसके अतिरिक्त इस तरह के प्रतिदर्शन में अपनी आवश्यकता अनुसार व इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों को चयन कर प्रतिदर्शन यानी कि सैम्पलिंग जो है शामिल कर लेते हैं। गैर संभाविता प्रतिचयन में नमूने का चयन यादृच्छिक नहीं होता है, प्रत्येक सदस्य के नमूने में चुने जाने की एक अज्ञात संभावना होती है। उसमें जो है ज्ञात संभावना थी, इसमें अज्ञात हो गया। और गैर यादृच्छिक नमूनेकरण व्यक्तिपरक और सुविधा पर आधारित होते हैं, यानी कि यहाँ पे बोला गया है गैर यादृच्छिक यानी असंभाविता या जो है नॉन प्रोबेबिलिटी जो है, ये अदर नेम है। गैर नमूनाकरण जो होता है सैम्पलिंग होता है, इसमें व्यक्ति पर आधारित होता है, व्यक्ति पर, ठीक है, सुविधा पर आधारित होता है। अब यहाँ पे आपको विधियाँ ये देखना है कौन कौन सी आती हैं, उदाहरण भी आप कह सकते हैं, ठीक है, असंभाविता के, या विधि कह सकते हैं प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोटा प्रतिचयन प्रतिदर्शन। कोटा से आपको समझ में आ रहा होगा, शोधकर्ता जनसंख्या के विभिन्न समूहों के लिए एक निश्चित संख्या निर्धारित करता है, यानी कि एक निश्चित संख्या निर्धारित कर लेता है, उसके बाद जो है सैंपल लेता है, फिर प्रत्येक समूह से सदस्यों का चयन करता है। जिसे कहने का मतलब है एक समूह आपका जैसे ये हो गया, ठीक है, दूसरा समूह ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो सब में एक एक जो है सैंपल लिया जाता है, नमूना लिया जाता है, ठीक है, यानी कि मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कि नमूने के तौर पर आपने यहाँ का पूरा जो है जानकारी ग्रहण कर लिया, एक छोटा सा नमूना लिया, यानी कि। और इसके बाद जो है यहाँ पे बात करेंगे कोटा, इसको आपने पढ़ लिया, ये किसके अंतर्गत आता है आपको अच्छे से याद रखना है, सीक्वेंस में लगाने को आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि ये प्रासंगिक प्रतिदर्शन क्या होता है। इसके बाद आपको देखना है उद्देश्य प्रदर्शन। ये सारे आपके जो है असंभाविता नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। बार बार रिवीजन के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, एक ही वर्ड बार बार यूज इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। किसी बड़ी आबादी या जो है समूह के एक छोटे से भाग को संदर्भित करता है, यानी कि जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि किसी बड़ी आबादी, जैसे कि आबादी कह सकते हैं या पॉपुलेशन कह सकते हैं या जगत कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं, ठीक है, या समूह के एक छोटे से भाग को, यानी कि जो छोटा सा एक भाग होगा उसको जो है ये संदर्भित करता है, जो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसका जो है कहते हैं सेम या प्रतीक आप कह सकते हैं, सेम जो है, यानी कि जो आप नमूना लिए होते हैं इसी प्रकार के आधारित जो है सारा जो है डाटा हो, मतलब समूह में जो छोटा सा आप लेते हैं भाग। इसके बाद इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है, डिलीट कर दिए थे इसलिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक शोधकर्ता को पूरी आबादी का अध्ययन करने के बजाय केवल एक छोटे से समूह पर ध्यान केंद्रित करके जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब ये हो गया, यानी कि इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है एक शोधकर्ता जो होता है, जैसे शोध करेगा या कोई विद्यार्थी है, ठीक है, यानी शोध कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक आबादी है जैसे कि ये पूरा है, ठीक है, जनसंख्या पॉपुलेशन हो गया आपका, तो अध्ययन करने के बजाय यानी कि पूरा का अध्ययन करने के बजाय जो है एक छोटे से समूह पर, यानी कि छोटा सा जैसे समूह ले लिया, ठीक है, समूह पर ध्यान केंद्रित करके जानकारी एकत्र कर लेता है, ठीक है, पूरा नहीं। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे, ये जान लीजिए क्या होता है इसके बारे में, ये अभी हमने इसके पहले आपको बता रखा है, फिर भी आप थोड़ा समझ लीजिए क्या है। जनसंख्या पॉपुलेशन शब्द बार बार यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी आपको जानना चाहिए। और ये जनसंख्या आबादी जगह ये सारा सेम एक ही है, समूह, इसको एक ही बोला जाता है। पॉपुलेशन का मतलब है किसी अध्ययन के अंतर्गत आने वाले लोगों, वस्तुओं, घटनाओं का पूरा समूह, इसको हमने पहले बता रखा है, ठीक है। यदि हम किसी शहर के सभी निवासी का अध्ययन कर रहे हैं तो शहर के सभी निवासी जगह होंगे, और पॉपुलेशन मतलब हो जाएगा आप किसी शहर के सभी निवासी पॉपुलेशन है, ठीक है।
जैसे शहर में निवासी यानी कि व्यक्ति जो है रहते हैं पर्सन, तो वो जो है पॉपुलेशन है, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण के अंतर्गत क्या आएगा, इसमें उद्देश्य को महत्व दिया गया है। उद्देश्य नमूनाकरण में जनसंख्या के उन सदस्यों की पहचान करते हैं जिनके पास कुछ खास विशेषताएं या अनुभव होने की संभावना होती है, मतलब खास विशेषताएं होती है और उन्हें आपके साझा करने के लिए तैयार हैं। इस तरह आप अपेक्षाकृत छोटे नमूने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने अध्ययन के लिए उपयुक्त व्यक्तियों या जो है मामलों का चयन कर सकते हैं। आपको सीक्वेंस में लगाने को मिलेंगे सारे, आप याद कर लीजिएगा। एक आपका ये होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप डिटेल में हम बताएं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आपको याद रखना है ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से जो है सैम्पलिंग के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानना है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, हिमकंदुक को जो है स्नोबॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ये अदर नाम है स्नोबॉल सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब आप जानते हैं प्रतिचयन होता है या नमूनाकरण कह सकते हैं। हिमकंदुक प्रतिदर्श या प्रतिचयन, ठीक है। सैम्पलिंग मतलब हो जाएगा, आप कह सकते हैं नमूनाकरण या प्रतिदर्श भी बोल सकते हो। और इसके बाद आप देखते हैं हिम क्षेत्र, इसको बोल सकते हैं हिमालय क्षेत्र के नमूने या प्रतिदर्श, या हिमालय क्षेत्र से लिए गए नमूने। मतलब आपको याद रखना है हिमकंदुक प्रतिदर्शन, तो ये शब्द आपको याद रखना है, ये जो है हिमालय क्षेत्र से लिए गए नमूने, ठीक है। इसके बाद देखना है, इसका मतलब है कि किसी वैज्ञानिक अध्ययन या अनुसंधान शोध रिसर्च में इसका उपयोग होता है। ये जो आपका बताया गया हिमकंदुक प्रतिदर्शन या स्नोबॉल। अब इसके बारे में देखना है, हिमालय क्षेत्र से लिए गए किसी पदार्थ या वस्तु के नमूने को हिमकंदुक प्रतिदर्श कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे कि आप हिमालय क्षेत्र से जो है कोई पदार्थ वस्तु या किसी नमूने को जो है आप लेते हैं, यानी शोध करने के लिए आप हिमालय क्षेत्र से आप किसी चीज़ का जो है शोध कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो हो जाएगा आपका हिमकंदुक प्रतिदर्शन हो जाएगा, प्रतिदर्शन भी कह सकते हैं। और डिटेल में देख सकते हैं, हिमकंदुक प्रतिदर्श का मतलब है कि हिमालय क्षेत्र के लिए गए नमूने का सैंपल, यानी कि जो आपका नमूने का सैंपल होता है वही हो जाता है हिमालय क्षेत्र से। और अध्ययन करके हम हिमालय क्षेत्र, बर्फ या ठंडी जलवायु के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। और उदाहरण के लिए हम हिमकंदुक प्रतिदर्श का उपयोग करके बर्फ़ की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन या अन्य प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब आपको सभी स्टूडेंट को और अच्छे से समझ में आया होगा हिमकंदुक प्रतिदर्शन क्या होता है, यानी स्नोबॉल। तो आपको याद रखना है कि ये हिमालय क्षेत्र से लिए गए नमूने का अध्ययन होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है हिमालय क्षेत्र, बर्फ़ की ठंडी जलवायु जिसे आप कह सकते हैं या कह सकते हो आप, बर्फ़ की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन या अन्य प्राकृतिक घटनाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। तो अच्छे से आपको याद रखना है ये वर्ड कि प्राकृतिक जो है हिमालय क्षेत्र से जो है किसी पदार्थ वस्तु का अध्ययन किया जाता है, या कह सकते हो कि जो है अध्ययन किया जाता है किसी बर्फ़ की गुणवत्ता के बारे में या जलवायु परिवर्तन के बारे में या प्राकृतिक घटना के बारे में। डिटेल में बताने का प्रयास करी हूँ, आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अब आपका आ रहा है ये विधि आपकी आ रही है सैम्पलिंग, ठीक है, संतृप्ति प्रतिचयन। अब ये क्या होता है इसको भी देख लीजिए आप। ये जो होता है ये गुणात्मक शोध में प्रयोग किया जाता है। ये जो आपका हो गया ये विधि आपकी जो हो गई, ठीक है, नमूनाकरण विधि है, ये आपकी हो गई, ये शोध में प्रयोग की जाती है। मतलब शोध का मतलब आप सभी स्टूडेंट को पता है क्या होता है, ये गुणात्मक शोध है, ये अनुभव को समझना, इसका मतलब होता है लोगों के व्यवहार को समझना। या आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु हो गई, घटना हो गया, ठीक है, या व्यक्ति हो गया, उसके गुणों के बारे में विशेषता बताता है, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, घटना जो होते हैं गुणों की जो है विशेषता बताता है। घटना के गुणों की विशेषता हो गई, व्यक्ति के गुणों की विशेषता हो गई, ठीक है, ये वस्तु मतलब विशेषता को बताएगा। ये जो है मात्रात्मक नहीं होता है, ये जो है इसको मापा नहीं जा सकता है, ये मानसिक प्रक्रिया होती है, भाव। और इसके बाद देखना है, इसमें शोधकर्ता यानी कि शोधकर्ता नए डेटा के संकलन के दौरान पहले से ही एकत्र किए गए डेटा में कोई अतिरिक्त जानकारी, नया पैटर्न नहीं मिलता, ठीक है। एक बार शोधकर्ता को लगे कि और अधिक डेटा संकलित करने में कोई जानकारी नहीं मिलेगी तो वह डेटा संकलन बंद कर देता है। किसी समुदाय में छात्रों से उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों, उनके सीखने के अनुभव और शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में साक्षात्कार कर सकते हैं। और साक्षात्कार के दौरान कोई नई जानकारी नहीं पाते हैं तो आप डेटा संकलन बंद कर सकते हैं। इसी को जो है संतृप्त जो है प्राप्त कर ली है, इसको बोला जाता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जो पैटर्न बनाया जाता है डाटा के संकलन के दौरान, ठीक है, शोधकर्ता नए डेटा का संकलन के दौरान जो पहले से ही एकत्र डाटा होता है उसी के आधारित पे जो है जानकारी पैटर्न नहीं मिलता है जो उसको चाहिए होता है, ठीक है। बार बार कोशिश करने के बाद नई जानकारी नहीं मिलेगी तो वो डेटा बंद करें, यानी कि उनके सीखने, अनुभव, शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में साक्षात्कार करने के बाद जो है कोई जानकारी नहीं मिलती है, यानी कि फेस टू फेस जो है मतलब जानकारी प्राप्त की जाती है और नया कुछ डेटा नहीं मिलता है तो जो है बंद कर देते हैं। उसी को जो है संतृप्ति प्रतिचयन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, सैचुरेटेड, ठीक है। इसके बाद और आपका एक बच रहा है ये विधि, ठीक है, ये विधि लास्ट विधि इसके अंतर्गत है, ठीक है। इसको देख सकते हैं आप, ये घनीभूत प्रतिचयन हो गया, ठीक है। तो इसको भी एक अच्छे से आप देख सकते हैं एक नज़र। घनीभूत का अर्थ है समूह प्रतिचयन, ठीक है, यानी कि घनीभूत का अर्थ हो जाता है समूह प्रतिचयन, इसको समूह प्रतिचयन बोलते हैं। और ये जो है आपका क्लस्टर उसके अंतर्गत भी आता है, मतलब संभाविता जो होता है आपका प्रतिचयन या संभाविता प्रतिचयन के अंतर्गत, या जो कह सकते हैं यादृच्छिक प्रतिचयन के अंतर्गत। तो इसको आप ऐसे नाम से याद रखिएगा, ठीक है। यह एक, क्योंकि हर बुक में अलग अलग प्रकार से होता है, और यह एक प्रकार की प्रतिचयन विधि है जिसमें जनसंख्या को पहले समूह में विभाजित किया जाता है और फिर यादृच्छिक रूप से कुछ समूहों को चुना जाता है और चुने हुए समूहों के सभी सदस्यों को प्रतिदृश्य में शामिल किया जाता है। चुने हुए जो समूह के सभी सदस्यों को जो है प्रतिदृश्य में शामिल किया जाता है, ये घनीभूत होता है, यानी समूह प्रतिचयन होता है। और आगे आप देखिए, और ये जो आपकी ये विधियाँ कंप्लीट हो गई, ठीक है, यानी कि सैम्पलिंग आपकी ये कंप्लीट हो गई विधियाँ। और अब आपको देखना है शोध के उपकरण क्या होते हैं। पहले तो आपने इतना जान लिया कि ये क्या क्या होता है, ठीक है, यानी सैम्पलिंग क्या है, प्रतिदर्श क्या है, प्रतिचयन क्या है और प्रकार क्या है, ये सब कुछ आपने देखा। यहाँ पे नमूना विधियाँ नहीं, यही जो प्रतिचयन की विधियाँ हो गई, ये सब आपने पढ़ा। अब शोध करने में क्या क्या मतलब जो है विधियाँ अपनाई जाती हैं, ठीक है, तो यही होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये पढ़ना है शोध के उपकरण,
जिसकी क्लास हमने करा रखी है तो इसको आप अच्छे से ऐसे एक बार देख लीजिए, उसको शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा, शायद उसी में हमने करा रखा है। तो शोध के उपकरण यानी कि उपकरण आप कह सकते हैं, सामग्री कह सकते हो, टूल्स, ठीक है, या साधन कह सकते हो। शोध के उपकरण वे साधन है जिनकी मदद से शोध विषय से जुड़े डेटा को इकट्ठा किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है, विश्लेषण किया जाता है। और ये जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। और प्राथमिक आंकड़े के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार के आंकड़े स्वयं शोधकर्ता के द्वारा एकत्र किए जाते हैं। ये मौलिक तथा प्रत्यक्ष होते हैं। इनका संकलन शोधकर्ता वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा करता है। इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। जानकारी को पहली बार एकत्र किया जाता है, ठीक है। यानी प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जैसे कि फेस टू फेस आप जो है किसी घटना को देख रहे हैं, या मतलब हो रहा है जो घटना उसके बारे में, ठीक है, या खुद जाकर के आप मतलब इस प्रकार से हम आपको बता देती हैं, ठीक है, जो हमने जो पढ़ा रखा है उसी के हिसाब से। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे आप हैं, ठीक है, और एक आप हो गया और एक आपका स्टूडेंट मतलब आपका दोस्त हो गया, आप दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप दोनों स्टूडेंट हैं। और आज की डेट में जैसे आप इस एज में आप हैं यानी कि नेट की तैयारी करें, तो जाहिर सी बात है आपकी सारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई होगी, कोचिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आप जो है चले गए, ठीक है, यानी कि दो स्टूडेंट हो गई है, ठीक है। तो दो स्टूडेंट में एक आप हैं, एक आपका दोस्त है। तो एक हम इस प्रकार, तो आप जो है कोचिंग गए, ठीक है, कोचिंग नहीं गए, सॉरी, आप कोचिंग नहीं गए, यानी कि आप नहीं गए, आपका दोस्त कोचिंग गया, ठीक है। अब आप नहीं गए, दोस्त आपका गया। तो दोस्त जब आपका कोचिंग गया तो उसने जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, क्लास में गया, रूम में गया, उसने जो है कोचिंग सेंटर में जब गया तो उसने प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पढ़ा, वहाँ जानकारी ली जो पढ़ाया गया, ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्राथमिक आंकड़ा हो गया, ठीक है। और आप जो नहीं गए, तो आप जब वो पढ़ करके आया कोचिंग से, तो आपने उससे पूछा वहाँ पे क्या पढ़ाया गया कोचिंग में, तो वो आपका हो गया। जो आपने पूछा, जो आपने कि वहाँ कोचिंग सेंटर में क्या पढ़ाया गया, तो जो दोस्त आपको बता रहा है कि हाँ ये पढ़ाया गया, तो ये आपका जो है द्वितीयक आंकड़ा हो जाएगा। और प्राथमिक आंकड़ा ये हो जाएगा जो स्टूडेंट आपका दोस्त जो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा, या आप डेली जाते थे क्लास पढ़ते थे, वो आपका हो जाता था प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो जो ये मतलब आपका दोस्त वहाँ पे जाकर के पढ़ रहा था प्रेजेंट टाइम में, तो वो आपका प्राथमिक डाटा हो जाता है। और आपका जो आप उससे पूछ रहे हैं वो आपका सेकेंडरी डाटा हो जाता है। इस प्रकार से आप प्राथमिक डाटा प्रेजेंट टाइम में आप उपस्थित हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे द्वितीयक आंकड़ा, ठीक है, तो ये गौड़ आंकड़े भी कर सकते हैं या सेकेंडरी जो है डाटा बोल सकते हैं। तो द्वितीयक आंकड़े का मतलब होता है जानकारी को किसी और ने पहले ही एकत्र कर लिया हो और उसे बाद में इस्तेमाल किया जा रहा हो, या आप कह सकते हैं ये वे आंकड़े हैं जिनका जो है संग्रह है वह संकलन शोधकर्ता स्वयं नहीं करता है, यानी कि शोधकर्ता स्वयं नहीं करता है, बल्कि ये आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। या कह सकते हैं यह डेटा पहले से ही किसी और एकत्र किया जा चुका है और विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध है। यहाँ देख सकते हैं द्वारा पहले एकत्रित डाटा संबंधित होता है। प्राथमिक डेटा से प्राप्त डेटा ही जो है द्वितीयक डेटा होता है। यानी कि कहते हैं कि जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो है स्टूडेंट, यानी कि आप दो स्टूडेंट हो गए, यानी आपका दोस्त हो गया और आपका दोस्त जो है प्रत्यक्ष रूप से जाकर के कोचिंग सेंटर से आया, वो जो है प्रत्यक्ष डाटा हो गया, यानी कि प्राथमिक डाटा हो गया। वो प्राथमिक डाटा से जो प्राप्त डाटा है वो जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो आपका जो है सेकेंडरी डाटा हो जाता है। यह आप समझ सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी स्टूडेंट को। आगे जो है बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दिया गया है यहाँ से इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो ये क्या होता है, ये डायरी यानी कि प्राथमिक स्रोत ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे कि आप जो है क्लासरूम में गए, यानी कि सॉरी क्लासरूम जो सेंटर संस्था आपकी जो है कोचिंग सेंटर, वहाँ पे गए पढ़ाई, तो वो तो इसी प्रकार से वहाँ से प्राप्त किया आप जो प्रत्यक्ष रूप से, तो वो भी आपका जो है प्राथमिक स्रोत हो गया, यानी कि जो प्राप्त किए प्राथमिक आंकड़ा हो गया, प्राथमिक स्रोत हो गया, प्राथमिक साधन हो गया। और ये जो आपका है तो डायरी से भी हो सकता है, डायरी से आपने प्राप्त कर लिया, पत्र से, प्रयोगशाला से, नोट से, फोटोग्राफ से, ठीक है। और ये सारे लिखित रूप में देख सकते हैं न्यायालयों के पत्र से, ये न्यायालय लिखा हुआ है कि पत्र से आत्मचरित वर्णन, विज्ञान पत्र, समाचार पत्र, ठीक है। और मौखिक स्रोत हो जाएंगे भाषा, कहानियाँ, उपाख्यान, ये सब वगैरह ये सारे आ जाएंगे। और द्वितीय के अंतर्गत ये आपके आत्मकथाएं हो जाएंगी, शोध प्रबंधन, पत्रिका लेख, समाचार पत्र लेख, जनरल लेख और वृत्त चित्र, वेबसाइट आदि, ये सारा जो है आपका द्वितीय के अंतर्गत आ जाएगा, जो दूसरों के जरिए मिलता है, दूसरों से प्राप्त करते हैं, आप वहाँ पे मौजूद नहीं होते। और थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी स्टूडेंट एक दो बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा और अपना अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू।